हाय गाइस, दिस इज़ नीलू वर्मा एंड स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनटीपीसी का दूसरा सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जा कर के वो वीडियो को देख सकते हैं। जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें भी हमने 40 क्वेश्चंस कराए थे, पर उसमें हमने सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे। लेकिन आप लोग के सजेशन पे, आप लोग के कमेंट पे ही हमने इसमें अब से करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको 40 क्वेश्चन में जीके जीएस प्लस करंट अफेयर भी मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बोथ लैंग्वेज में होंगे, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैलेंज है, 40 में कम से कम आप लोग 30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करिए ही करिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए। फ्रेंड्स, एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट की एक ई बुक भी लॉन्च की गई है। अगर आपने अभी तक उस बुक को परचेज़ नहीं किया है तो आप लोग उस बुक को ज़रूर परचेज़ करिएगा, क्योंकि उसकी कास्ट सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी बुक है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल बुक साबित होगी वो, तो एक बार उसे आप लोग परचेज़ करके ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो जो भारतीय नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार देने का मुख्य उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना। जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका संरक्षण करना ही भारतीय मौलिक अधिकार का मूल उद्देश्य था। अब मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप लोग जान लीजिए। तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मौलिक अधिकार जो है उसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की जो संख्या है, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, वो है टोटल नंबर ऑफ 6। उनके नंबर हैं 6। अगला है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो फ्रेंड्स, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए में आपको दिख रहे हैं, सिराजुद्दौला जी थे प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब। 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेज़ों के बीच, जिसका कि नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, युद्ध हुआ था प्लासी नामक गांव में, और इसी वजह से इस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहा जाता है। इसमें विजयी हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे। अगला है, भारत का संविधान है। तो हमारे देश का जो संविधान है वो विस्तृत और लिखित संविधान है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भारत का संविधान विस्तृत है और लिखित है। ये विश्व का सबसे लंबा संविधान जाना जाता है। हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में बनी हैं? तो रानी की वाव जो कि गुजरात में स्थित है, इसमें जो मूर्तियां हैं वो बनी हैं विष्णु भगवान की भक्ति में। वहाँ पर विष्णु भगवान का वर्णन हुआ है। और इसे बनवाया किसने था? तो इसे 1603 ईस्वी में रानी उद्यामती ने बनवाया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इसके साथ ही साथ ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है, सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंध कौन करता है? तो जब सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका मैनेजमेंट करता है कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करता है सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंध। नेक्स्ट है, लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं नैनो प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी में है, नैनो प्रौद्योगिकी कहते हैं लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ है? तो फ्रेंड्स, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से विकास हुआ है जैव प्रौद्योगिकी का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर मुगल शासकों के नाम दिए हैं और पूछा गया है कि इसमें सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले कौन शासक आया, उसके बाद कौन आया और सबसे लास्ट में कौन आया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाबर जो है उसने सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना की। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं का शासक आया और हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अकबर ने शासन किया।
अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद उसके पुत्र औरंगजेब ने शासन किया। तो जो बी में जो क्रम दिया है वो आपका सही होगा। अगला है किस सन में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा। तो फ्रेंड्स जो शाहजहां है जो कि जहांगीर का पुत्र था वो सिंहासन पर बैठा था 1628 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही होगा, 1628 ईस्वी में शाहजहां जो है वो सिंहासन पर बैठा। इसके साथ ही शाहजहां से जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देती हूँ, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में कि किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां का ही शासनकाल था जिसे मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। जबकि अगर आपसे पूछता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की तो नॉर्मली आप बताएंगे श्रीगुप्त, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे उसके वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, तंबाकू से मोजेक रोग फैलाने वाले विषाणुओं को किसने अलग किया। तो तंबाकू से मोजेक रोग होता है, इसको फैलाने वाले विषाणुओं को जिसने सबसे पहले अलग किया उनका नाम है डॉक्टर स्टैनले। ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर स्टैनले ने ही सबसे पहले इन विषाणुओं को अलग किया था। अगला है, दुर्लभ पादपों के बारे में सूचना देने वाले पुस्तक को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो पुस्तक जो कि दुर्लभ पादपों के बारे में सूचना देता है उसे कहते हैं लाल पुस्तक। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है लाल पुस्तक के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो लाल पुस्तक है ये ज्योतिष का एक ग्रंथ है। फ्रेंड्स ये जो लाल पुस्तक थी ये लिखी गई थी उर्दू और फ़ारसी में। ये सबसे पहले उर्दू और फ़ारसी में ही लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसका और भी लैंग्वेज में अनुवाद हुआ, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लाल पुस्तक जो है वो उर्दू और फ़ारसी में लिखी गई थी सबसे पहले। अगला है, फ्लोरा किसका आवरण है। तो जो फ्लोरा होता है वो आवरण है फुफ्फुस का। ऑप्शन ए सही होगा, फुफ्फुस का आवरण है फ्लोरा। फुफ्फुस क्या है, तो ये ऊतक का एक बड़ा और पतला सीट होता है जो कि फेफड़ों के बाहरी भाग को चारों तरफ से लपेटे रहता है, उसी को कहते हैं फुफ्फुस। अगला देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ही एग्ज़ाम में आ चुका है। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी इसमें आपका सही होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। ये जो है ये अमेरिकन था और इसने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। अगला है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक क्या है। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक जो है वो है साधारण जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट है, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट है वो इसमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी में दिया है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही रॉकेट कार्य करता है। इससे न्यूटन थर्ड लॉ भी जानते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ यानी कि प्रत्येक क्रिया की बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक क्या होता है। तो जो अर्धचालक होते हैं वो परम शून्य तापमान पर पूर्ण विद्युत रोधक होते हैं, यानी कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेवियर होता है उनका। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है। तो जो हमारी अर्थ है उस पर जी का मान परिवर्तित होता है दो कारणों से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से और पृथ्वी के आकार के कारण से, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। इसके साथ ही आप लोग एक और यहाँ से क्वेश्चन जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन होता है। तो क्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है और फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जनक हैं। तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी में आपको दिख रहे हैं चार्ल्स बेबेज ही हैं कंप्यूटर के जनक। और कंप्यूटर दिवस मनाया कब जाता है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या बनता है। तो जब क्लोरीन को एथिलीन में मिलाया जाता है तो बनता है एथिलीन क्लोराइड। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर एथिलीन क्लोराइड बनता है। इसका रासायनिक सूत्र जान लीजिए आप लोग। एथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है C2H4Cl2। अगला है, स्टार्च किसका उदाहरण है।
तो स्टार्च जो है वो उदाहरण है पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और स्टार्च जो है वो इसी का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूहों को स्वीकार करता है? इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करता है? तो ग्रुप ए बी होता है, वो सभी प्रकार के रक्त समूहों को एक्सेप्ट करता है, यानी हर एक ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से वो ब्लड ले सकता है। इसके अलावा जो ओ होता है वो होता है सर्वदाता, यानी कि वो हर एक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। इसके ही अपोजिट होता है ए बी, जो कि सर्वग्राही जिसे कहते हैं हम लोग। ये सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है लेकिन ये सबको दे नहीं सकता। अब इसके साथ ही आप लोग ये जान लीजिए कि जो ब्लड ग्रुप है उसके आविष्कारक कौन है? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला देखते हैं, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट थे वो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ऑप्शन सी में आपको हर्षवर्धन दिख रहे हैं। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने रचना की थी हर्षचरित और कादम्बरी की। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बोहर मॉडल निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो बोहर मॉडल है वो संबंधित है ऊर्जा के परमाणुकरण की अवधारणा से। अब ये बोहर मॉडल दिया किसने था? तो बोहर मॉडल को दिया था नील बोहर नामक साइंटिस्ट ने और उन्हीं के नाम पर पड़ा है इसका नाम बोहर मॉडल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, इसी के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पहले तो इसमें 10 ही कर्तव्य जुड़े थे, लेकिन 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तब इनकी संख्या जो है वो 11 कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा। तो जो वित्तीय आपात होता है उसकी अधिकतम जो अवधि होती है वो अनिश्चित होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती कि वो कब तक चलेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ये जो वित्तीय आपात है ये किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत ये वित्तीय आपात लागू होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ऑप्शन सी सही होगा। गैनीमेड जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये ब्रह्मांड का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। अब इसमें जो फोबोस और डीमोस दिख रहे हैं ये किसके उपग्रह हैं? तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके साथ ही आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो गैनीमेड उपग्रह है इसकी खोज की थी सबसे पहले गैलीलियो ने। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं उनका संबंध है खेल से। ऑप्शन बी सही होगा। खेल कूद से ही संबंध है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार का। अगला है, 4 आर्य सत्य किस धर्म का साहित्य है? तो 4 आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म का साहित्य है। ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म आपको दिया है। बौद्ध धर्म से ही 4 आर्य सत्य का संबंध है। इसमें भगवान बुद्ध ने संसार के दुखों के संबंध में बताया है और उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं जो हैं, सबसे पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट देखते हैं, मानसून शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि मानसून शब्द का क्या अर्थ होता है। तो मानसून शब्द का अर्थ होता है हवाओं का रुख बदलना। ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, हवाओं का रुख बदलना ही होता है मानसून। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में PolicyX.com ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो PolicyX.com ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया वीरेंद्र सहवाग को, जो कि एक क्रिकेटर हैं। उन्हें ही PolicyX.com ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला है, मार्था फेरल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, मार्था फेरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है मनु गुलाटी को। ऑप्शन सी में आपको दिख रहे हैं मनु गुलाटी जो है, इन्हें ही 2019 का मार्था फेरल अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसका यही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जा सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें ताकि आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ाई जा सके। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करते रहिए अपने अपने आंसर
बताते रहिए मुझे कि क्या है आपका आंसर और आप कितना आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। ये सब बहुत ही ज़रूरी है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी खास करके एनटीपीसी की। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला। तो अभी हाल ही में 64वां फिल्म फेयर अवार्ड 2019 वितरित किया गया है, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट जी को मिला है ये अवार्ड राजी मूवी के लिए। और इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था वो मिला था रणबीर कपूर को, और उन्हें मिला था संजू मूवी के लिए। ये दोनों ही मूवियाँ बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही मोटिवेटेड हैं। और इस फिल्म अवार्ड में जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था वो मिला था राजी मूवी को। फ्रेंड्स, मिश्रा जी टेक्निकल पर अगर आप फिल्म फेयर अवार्ड 2019 की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है फिल्म फेयर अवार्ड 2019 मिश्रा जी टेक्निकल। वहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने आपको वीडियो बनाकर ये चीज़ें समझाई है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है सुल्तान अजलान शाह कप 2019 किसने जीता। तो सुल्तान अजलान शाह कप 2019 जीता है दक्षिण कोरिया ने। और किसे हरा कर जीता है, तो भारत को हरा करके जीता है। ये जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये हॉकी का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट खिताब है और इसे दक्षिण कोरिया ने जीता है भारत को हरा करके। अब दक्षिण कोरिया आया है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है सियोल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो अभी हाल ही में काजाकिस्तान की राजधानी का नाम परिवर्तित किया गया है और इसका नया नाम रख दिया गया है नूर सुल्तान। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नूर सुल्तान रख दिया गया है कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी अस्ताना का नाम बदल करके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया। तो सबसे पहले दुनिया का वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग शुरू करने वाला देश है नार्वे। नार्वे की राजधानी है ओस्लो और ओस्लो बन गया है दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू करने वाला शहर। नेक्स्ट देखते हैं, WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है कानपुर। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है कानपुर जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और तीसरे नंबर पर है वाराणसी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही आप लोग हमें ये भी बताइए कि क्या आपने 30 क्वेश्चंस गेन किए, आपके 30 क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग इसे बरकरार रखिए तो निश्चित ही आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को बीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.